और यूपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। आज का जो सत्र रहा वो फिलहाल कल तक के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है और सरकार भी विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। यूपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन की कार्रवाई तो दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन आगे इसके पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के दौरान विपक्ष जहां महंगाई, किसान, कोविड तथा कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार के सभी मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने की हिदायत दी गई है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुए कहा कि सत्ता पक्ष गांव, गरीब, महिलाओं व विकास के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमें उम्मीद है कि सदन में सार्थक चर्चा होगी। वहीं सपा विधायक और एमएलसी सत्र के पहले दिन बैलगाड़ियों से विधानसभा जा रहे थे, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने रोक लिया। सपा नेता पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकार का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा सपा कार्यकर्ताओं ने विधान भवन के सामने भी प्रदर्शन किया। सपा विधानमंडल दल के नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। खाद बीज महंगा कर दिया। डीजल के दाम बढ़ने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। तमाम किसानों ने सीजन में खेत को खाली छोड़ दिया है। अनाज से लेकर दाल तक के दाम बढ़ गए हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से तमाम लोगों ने दम तोड़ दिया। युवाओं को नौकरी देने के वादे पर भी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। ये सब मसले सदन में उठेंगे। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि पार्टी विधायक कृषि कानूनों के विरोध में आवाज उठाएंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार इन कानूनों को प्रदेश में लागू न करने पाए। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था व दलित उत्पीड़न के मामलों को भी जोर शोर से उठाया जाएगा। मायावती ने कहा कि इस समय देश और प्रदेश में हाल बुरा है। किसान लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, पर कोई सुन नहीं पा रहा है। बसपा भी इन कानूनों के पक्ष में नहीं है। पार्टी दलितों, पिछड़ों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों के विरोध में भी आवाज उठाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की इन तैयारियों के बीच कैसे चलेगा सदन? मॉनसून सत्र में किन मुद्दों पर मच सकता है घमासान? इसी पर हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन पहले सुनवाते हैं सदन मॉनसून के सदन सत्र को लेकर कुछ। और लोकतंत्र के इस बड़े केंद्र विधानमंडल के इस कार्रवाई में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने कल दलीय नेताओं की बैठक यहां पर ली है और उसमें भी मैंने सभी दलीय नेताओं से इस बात के लिए अपील किया है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है। यहां से हम जो भी कार्य करते हैं, संदेश देते हैं, वह देश के अंदर अपना एक नया उसका मैसेज होता है। सरकार जनहित से जुड़े हुए, प्रदेश के विकास से जुड़े हुए, गांव के विकास के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए की गई योजनाओं और इनसे जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। तो यूपी में विधानमंडल के मॉनसून सत्र में विपक्ष घमासान करने को तैयार है। महंगाई, किसान,
कोविड तथा कानून व्यवस्था पर बवाल मचेगा और इसके लिए विपक्ष तैयार है। सरकार की तगड़ी घेराबंदी की तैयारी में है विपक्ष। बसपा, सपा तमाम वो दल सरकार को घेरते हुए मॉनसून सत्र में दिखाई देंगे। सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है। मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ सदन में आने की हिदायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। आपको बता दें, पहले दिन बैलगाड़ियों से विधान भवन पहुंचे सपा के कुछ कार्यकर्ता और विधायक पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बवाल मचेगा विधानसभा में। चलिए आज इसी पर बहस करेंगे कि आखिर विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने को तैयार है, क्या कुछ तैयारियां की है घेरने की, और सत्ता पक्ष भी जवाब देने को तैयार है। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक बार परिचय करवा देते हैं उनका। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखेंगे केसी जैन जी, बसपा से पक्ष रखेंगे राजीव उपाध्याय जी, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे सचिन रावत जी और सपा से पूर्व मंत्री डॉक्टर आर्य उस्मानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रुक कर रही हूँ राजीव जी की। और राजीव जी, मानसून सत्र शुरू हो गया है। आज सत्र शुरू हुआ, कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन विपक्षी पार्टी द्वारा लगातार पहले ही दिन हंगामे से शुरुआत हुई, विरोध प्रदर्शन किया गया, सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भी बैलगाड़ियों से प्रदर्शन किया गया। किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, लेकिन सरकार चाहती है कि सार्थक चर्चा हो और आप लोग पहले ही दिन से हंगामे की ओर उतारू हो रहे हैं। राजीव जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, पहला दिन था, पहले ही दिन विरोध प्रदर्शन किया गया तमाम पार्टियों द्वारा। किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है आप, लेकिन सरकार चाह रही है कि सार्थक चर्चा हो और आप पहले ही दिन हंगामे के लिए उतारू हो रहे हैं। देखिए, सरकार तो पहले दिन से ही चाह रही है कि सार्थक चर्चा हो, लेकिन सार्थक चर्चा में सरकार केवल अपना पक्ष ही रखना चाह रही है। उत्तर प्रदेश की जनता का पक्ष सुनने के सरकार में नहीं है, चाहे यह सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जिस तरह से कुछ दिन पहले ही लोकसभा का सदन चला और संसद जिस तरह से चला, वो भी आपने देखा कि किस तरह से अपनी बातों को किसी तरह से रखना। ये तो भारत के प्रधानमंत्री जी मन की बात में करते हैं। आप लोगों को बुला करके कभी उन्होंने 6 साल में बात नहीं करी होगी कि जनता की भी बात सुना जाए। वही हाल उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी का है। वो निश्चित तौर पर कहते हैं कि हम सार्थक बहस करने को या उस सदन के अंदर कुछ भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो परिस्थितियां आज उत्तर प्रदेश के अंदर सहित पूरे देश में बनी हुई है, किसान, बेरोजगार, महंगाई, नौजवान, ये परिस्थिति बहुत विकराल बनी हुई है। और कोविड के दौर में जो स्थितियां बनी रही वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आज कह रहे हैं कि नहीं, कोविड में हमने बहुत बढ़िया मैनेजमेंट किया। अगर आपने मैनेजमेंट किया था तो मंत्री जी को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई? केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की अगर आपको जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं आपके अंदर टीस थी कि मंत्री जी ने काम अच्छा नहीं किया पूरे भारत के अंदर, तब तो आपने मंत्री को हटाया। भले आप ऊपर से आकर के ये कह दें कि नहीं हमने तो बहुत अच्छा काम किया था और हमारे मंत्री ने तो बहुत अच्छा काम किया था। ये सारी समस्याओं को लेकर के विधानसभा के अंदर हम सब लोग विरोध करेंगे। विपक्षी दल का काम है विरोध करना। अगर विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो क्या इनके साथ खड़ा होगा और विरोध सार्थक विरोध करेंगे। ये कोई नहीं है कि झूठा विरोध है। आप महंगाई ले लीजिए, आप बेरोजगारी ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ले लीजिए, आप महिलाओं के ऊपर अत्याचार को ले लीजिए, आप किसानों की बात कर लीजिए, आप बिजली की बात कर लीजिए, आप खाद, दाई, यूरिया की बात, सारी समस्या कहीं न कहीं विकराल है। और सब पे विकराल अगर कोई समस्या है तो वो है महंगाई। महंगाई आम जनजीवन पे इतना असर कर गई है, आपको बताओ बागीसा जी कि जिस घर के अंदर 200 रुपए लीटर तेल था जो 5 लीटर। चलिए, आप महंगाई को लेकर, दलितों को लेकर, किसानों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। केसी जैन जी से जवाब ले लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि कोरोना को हराने में नाकामयाब रही सरकार क्योंकि मंत्रियों को हटाया गया। केसी जैन जी, जवाब देना चाहिए आपको राजीव जी की बातों का। उनका कहना है कि कोरोना को हराने में नाकामयाब रही है सरकार, इसीलिए मंत्रियों को हटाया गया है। कहीं ना कहीं आप ये बात मानते हैं? नहीं, देखिए, मंत्रियों को दूसरे पद से बैठाना या दूसरी जिम्मेदारियों को देना ये नहीं होता है कि वो फेल से उनको हटाया गया। देखिए, फेल से हटाया गया जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है
तो उसमें बहुत सारे चेहरे चेंज किए गए। उत्तर प्रदेश से हमने कई सारे मंत्री दिए और जो हमने तमाम सारे नए मंत्री भी बनाए हैं। तो जब वो मंत्री, इसके पहले तो मंत्री थे नहीं कि सरकार में वो मंत्री थे, तो सरकार में मंत्री नहीं थे, उनको नई जिम्मेदारी दी गई। तो आप ये भी सवाल खड़े करेगा विपक्ष कि आप इनको नई जिम्मेदारी क्यों दे दिए। तो देखिए, ये तो सरकार का निर्णय है और ये माननीय प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसका नाम भेजते हैं और किसको शपथ दिलाते हैं। दूसरी बात ये कि अभी प्रिय राजीव जी जो बात कह रहे थे जी कि जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ अत्याचार हो वो रहा है। तो कह रहे हैं कि दलितों पर भी में उत्पीड़न हो रहा है बीजेपी सरकार में, बहन जी कह रही है। जी देखिए, अभी जो बात हो रही थी इसके साथ साथ कि कोरोना काल का मैनेजमेंट नहीं हुआ और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जब वास्तव में बिगड़ा हुआ था जिसके शासनकाल में, बहन जी ने उसके साथ हाथ मिला करके जब लोकसभा का चुनाव लड़ी और उत्तर प्रदेश में 35 सीटों का जब बंटवारा इन्होंने किया, 38 सीटों का जब बंटवारा किया, तब जाकर के उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। क्योंकि पिछले 5 वर्षों तक वो लगातार ये कहती रही कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनी हुई उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव जी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं को गिनाती रही। लेकिन जब लोकसभा का ये चुनाव आया तो क्या हुआ कि बहन जी जो है, जब लोकसभा का चुनाव आया तो बहन जी उसी पार्टी के साथ गठबंधन बना लिया, इसी समाजवादी पार्टी के साथ बहन जी गठबंधन बना लिया। क्यों बना लिया? तो देखिए, बहन जी को सिर्फ सत्ता का सुख दिखाई दे रहा है और सत्ता के सुख के लिए वो लालायित है और वास्तव में जो शून्य पे पहुंच गई थी और उत्तर प्रदेश में जिनका जनाधार पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, आज उनको ब्राह्मणों की याद आ रही है, आज उनको लॉ एंड ऑर्डर की याद आ रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में 4000 से ज्यादा जो अपराधी थे वो खुद सरेंडर करके जेल चले गए या पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया है। और 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी जिनके ऊपर 1 लाख से लेकर 2 लाख तक 3 लाख तक इनाम घोषित था, वो दुर्दांत अपराधी इनकाउंटर में मारे भी गए जिन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो अब आज जब इतनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर केसी जैन जी, आप तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं सदन में? बिल्कुल। देखिए, सदन में बिल्कुल सार्थक चर्चा होनी चाहिए और मैं तो ये कहता हूं कि जितनी भूमिका सत्ता और सरकार की है उससे कम भूमिका विपक्ष की नहीं होती है। लेकिन विपक्ष का काम सरकार को चिताना और सरकार की खामियों को जनता के सामने उभार करके लाना होना चाहिए, ना कि सत्ता लोलुपता में जो अच्छे काम सरकार कर रही है उसको उस पर भी पलीता लगाना होना चाहिए। इस तरह काम नहीं होना चाहिए। अब कोविड काल में आप देख लीजिए, राजस्थान में क्या स्थिति रही, महाराष्ट्र में क्या स्थिति रही, उत्तर प्रदेश की जहां पे आधी आबादी है, उत्तर प्रदेश की 23-24 करोड़ चलिए जवाब लेंगे। 11 करोड़ आबादी। बिल्कुल, सचिन रावत जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में। महाराष्ट्र में क्या हुआ जी, महाराष्ट्र में कैजुअलिटी सबसे ज्यादा हुई। इसका जवाब देंगे आपको। सचिन जी जुड़े हुए हैं, केसी जैन जी कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए, उनसे जवाब दे लेते हैं। आपने कहा कि महाराष्ट्र राजस्थान में क्या स्थिति है सरकार पे। चलिए सचिन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी। को हम बात कर रहे हैं मॉनसून सत्र को लेकर और विपक्ष विरोध करने के लिए तैयार है, सरकार को घेरने की तैयारी में है। लेकिन केसी जैन जी कह रहे हैं कि अगर कोरोना पर सवाल उठा रहे हैं तो कांग्रेस पहले खुद के गिरबान में झांककर देखिए कि महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। देखिए बागीसा जी, आज उत्तर प्रदेश की सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था, क्योंकि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो संकल्प पत्र जारी किया था, उस संकल्प पत्र में जो दावे और वादे किए गए थे, आज वो दावे और वादे क्यों नहीं पूरे किए गए? उस संकल्प पत्र में बागीसा जी था कि हम लोग 14 लाख पदों को भरेंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों का जो समर्थन मूल्य है उसको देंगे, गन्ना किसानों का जो बकाया है उसको माफ करेंगे और जो महिलाओं के लिए जो मिशन शक्ति है उसको लागू करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में ना तो युवाओं को रोजगार मिल पाया, आज रोजगार मांगने जो युवा जाते हैं उन पर ये सरकार लाठियां देती है। कानून व्यवस्था में लगातार आपके साथ मैं डिबेट में जुड़ा हूं, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ऐसी हो गई है कि लूट, हत्या और बलात्कार 12 से 15 मिनट में हर दिन होता है। ऐसा कोई दिन नहीं बाकी होता है जिस दिन लूट, हत्या। लेकिन सचिन जी, बीजेपी का एक बड़ा आरोप है कि धर्मांतरण, वो नहीं बताएंगे आप। सचिन जी, ये बीजेपी ये आरोप लगा रही है खुले तौर पर कि पंजाब में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, ये कांग्रेस पर आरोप लगा रही है बीजेपी।
देखिए बागीसा जी, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की जो नियत और जो काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल काला है। जिस जी। तरह इन्होंने ध्रुवीकरण की साजिश रची, उत्तर प्रदेश को जातीय धर्मों में बांटा गया, शमशान और कब्रिस्तान के सर रोड जाति और मांगे धर्म गए। का तो इतिहास रहा है यूपी का। अरे क्या नहीं, बात नहीं, करते हैं? नहीं, बीजेपी बागीसा तो अभी जी, आई है, बागीसा इतिहास जी, तो जाति धर्म का पहले से बागीसा रहा जी, है। इस वजह से तो आज उत्तर प्रदेश की हालात ऐसे हो गए हैं अरे कि आज आपने उत्तर प्रदेश तो- में शामली के लोग आपने तो अखिलेश हिंदू यादव जी के पलायन साथ करने को में मजबूर गठबंधन हैं किया, कोई कि फायदा इनकी मिला? आपको सरकार में नहीं मिला सिर्फ ना? और सिर्फ ध्रुवीकरण होता है। आज रोजगार के मुद्दे पर अगर हम लोग विपक्ष में सवाल उठाते हैं, युवाओं के साथ खड़े होते हैं, तब योगी आदित्यनाथ जी कौन कौन से वादे किए थे सचिन जी, बताइए जरा घोषणा पत्र में केसी जैन जी को, ताकि वो जवाब दे पाए इसका अच्छे से। अरे मैंने कहा ना बागीसा जी, क्यों नहीं 14 लाख पदों को आपने भरा 4.5 साल के बाद में। चलिए, आज केसी जब जैन जी आपके पास मानसून बयान सत्र जब चल रहा है, विधानसभा का सत्र, आपको माफी मांगनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश की जनता से जो आपके वादे और दावे हम पूरे नहीं कर पाए। आज पता नहीं मुख्यमंत्री जी सदन में सो रहे थे, जब आज विपक्ष पूरा लामबंद हो गया इस सरकार के खिलाफ। लगातार महंगाई चरम पर पहुंच गए, पेट्रोल डीजल के जो दाम है आसमान छू रहे हैं, कानून व्यवस्था में कैपिटल स्टेट बना दिया। वित्त मंत्री कह रही है कि कांग्रेस की सरकार ने इतना जो ब्याज जिसको बोल सकते हैं कि हमें इतना पैसा भरना है, लोन लेके कर्ज ले लेके विकास किया देश का, पहले हम वो चुका दें, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, आज ही कहा वित्त मंत्री ने। अच्छा सवाल पूछा बागीसा जी, इस पे मैं बिल्कुल आराम से जवाब देना चाहूंगा जी। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनसे 65 रुपए जो पेट्रोल डीजल के जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 65 रुपए तय किए गए, वो 35 रुपए टैक्स लेकर के 2 लाख करोड़ रुपए जो कमा रही है, टैक्स चोरी कर रही है, वो सिर्फ अपने तो सचिन जी, ये वित्त मंत्री का का कहना है कि दाम कम करके कर्ज ले लेके विकास किया देश का। पेट्रोल डीजल के दाम इसीलिए कम थे क्योंकि आप लोगों ने कर्ज लिया विदेशों से, पहले हम वो तो भर दें। सचिन जी, कि जब वित्त मंत्री जी ये कह देती हैं कि प्याज के दाम बढ़ गए तो मैं प्याज नहीं खाती हूँ, अब ऐसे ही सरसों के तेल जब के दाम अगर 200 रुपए किलो चले गए, क्या वित्त मंत्री जी सरसों का तेल नहीं खा रही हैं? क्या पेट्रोल डीजल नहीं भरा रही हैं? पेट्रोल डीजल वैसे भी सरकार से मिल रहा है उनको। तो ये देखिए, जो आम जनता है उसको दर्द मालूम है। आप कमरे में बैठ करके एसी वाले रूम में बैठे रहिए, 70 सालों तक जनता को लूटते रहे, जनता से जो जुड़ा हुआ गुमराह करते रहे, सिर्फ और सिर्फ जनता से होता और है। आपको बार-बार मुंह की खानी पड़ रही है। और सिर्फ बैठ करके वहाँ पे लफाजी करते हैं, झूठ बरगलाने की कोशिश करते हैं। 2014 में आपकी बात पे आ रही हूँ, एक सेकंड, आईना दिखाया, हो गया, फिर 2019 में भी जनता ने आईना दिखाया, रोजगार नहीं दिया, आप कह रहे थे नोटबंदी गलत की जनता, आप कह रहे थे जीएसटी गलत लागू की, आप लोगों को तो उसी पर जनता ने वोट दिया। उत्तर प्रदेश की जनता से पता नहीं योगी आदित्यनाथ जी कौन से नशे में थे कि वो सो गए। जब हम लोग सवाल कर रहे हैं तब योगी आदित्यनाथ जी सो रहे हैं आज सदन में। ये सबसे बड़ी मुझे तो हास्यास्पद लग रहा है कि आज की डेट में कि मुख्यमंत्री जी को अब मालूम हो गया है कि वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो इस वजह से उनको अब नींद आने लगी है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता नहीं दे रहे हैं, आपके दुर्विकरण में नहीं आएगी। और मैं एक बात कहना चाहूंगा बागीसा जी, ये जितना भी जहर बो दे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार रोजगार के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर वोट करने के लिए निकल चुकी है। लगातार दलितों पे इनकी सरकार कर रही है। केसी जैन जी, एक सेकंड आपको मौका दूंगी मैं बात करने के लिए, लेकिन डॉक्टर आर्य उस्मानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से पक्ष रखने के लिए, उनसे भी एक कमेंट ले लेती हूँ। डॉक्टर आर्य उस्मानी, बैलगाड़ियों से विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं आपकी सरकार को घेरने के लिए? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ये हर मुद्दे पे फेल साबित हुई जी, चाहे वो किसानों के गन्ने का भुगतान का मामला हो, किसानों का गन्ने का 12,000 करोड़ रुपया बकाया है जी, किसान मजदूर भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। तो ये सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ लफाफेबाजी कर रही है, बयानबाजी कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की सड़कें जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। अधिकारी और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो गरीबों वंचितों की सुन नहीं रहे हैं। लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं।
तो ये अभी अभी हो रही है डॉक्टर आरिफ उस्मानी, या पहले से ही होती आ रही है, या फिर इन 4 सालों में सड़कें सड़कें हैं वो जो गड्ढों में तब्दील हुई है, या फिर महिलाओं पर अत्याचार अभी 4 सालों में बढ़ा है? इधर जो है जी, सारी जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश में वो बढ़ गई हैं। चारों तरफ गुंडागर्दी बदमाशी का राज है। जी, तो ये सरकार जो है ये फेल साबित हुई है, पूरी तरीके से फेल है। और इसको सरकार को नैतिकता के आधार पे त्यागपत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एक चुनाव होने वाला है। अब इस चुनाव में जो है वो इनको हार का सामना करना तो पड़ेगा। सर आपको क्या लगता है, आप इतना विरोध करेंगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा इससे, विरोध से जनता का? देखिए, ऐसा हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है सर बैलगाड़ियों से पहुंचे हैं आज आप विरोध करने के हम लिए, लोग पहले ही कहते दिन। हैं कि जनता के हित में इनको फैसले लेने चाहिए। जी, बताइए इन्होंने आप जनता के हित में इनको फैसले लिए नहीं। कांग्रेस से गठबंधन करेंगे कि बसपा से गठबंधन करेंगे कि दोनों से गठबंधन करेंगे आप? ये डॉक्टर आप आरिफ बताइए उस्मानी। कि आप बताइए आप किससे गठबंधन करेंगे? अपना दल से, अपना दल यस से करेंगे, या सीधे निकल दो, अपना दल बी से करेंगे, ये अपना अरे हम अपना दल ए से करें या अपना दल बी से करें, लेकिन जनता ने हमको सिर्फ आके बैठाया। या जनता 325 से ज्यादा सीटें हमको दी। अरे आप तो आप 50 के अंदर सिमट गए। आपने कांग्रेस से गठबंधन किया, हम तो एक 50 के अंदर सिमट गए। आपने बसपा से गठबंधन किया, डिम्पल जी को हरा दिया, अक्षय जी को हरा दिया, धर्मेंद्र जी को हरा दिया। आप गठबंधन किससे करेंगे ये तो बताइए। आप तो भाई 24 दलों के गठबंधन किए थे। नहीं, हम मना नहीं कर रहे 24 दलों के गठबंधन आप करिए, गठबंधन करिए, लेकिन किसके साथ करेंगे? भाई आप बहन जी तो कह रही है कि आप गद्दार है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं आप गद्दार है, तो उनको फिर से गले लगाएंगे नहीं लगाएंगे? आप सरकार में बैठे हैं, आप हमको ये बताएं कि 12,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का जो बकाया है वो कब उनको चलिए देंगे? किसानों के मुद्दे को लेकर तो केसी जैन जी बसपा भी तैयार है घेरने के लिए, आपको राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा यूपी में इस बार बहुत उठ रहा है, किसान सम्मेलन आपने शुरू किया है, तो विपक्ष को ये लगता है कि कहीं न कहीं किसान ही एक ऐसा आधार है जो कहीं न कहीं बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करेगा। चलिए राजीव, केसी जैन जी एक सेकंड आपके पास भी आ रही हूँ मैं। केसी जैन जी, 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का छोड़ दे गई, 20,000 करोड़ रुपए गन्ना बचाया, भुगतान छोड़ दे गई थी, वो पार्टी सवाल कर रही है कि आप 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ये इनसे पूछ लेते ना, राजीव जी से पूछ लेते पहले। केसी जैन जी एक सेकंड कहिए, राजीव जी कहिए। जैन साहब नसीहत अभी दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी से आप लोग समझौता कर लिए, वो दंगाई है, वो झगड़ा करने वाली पार्टी है, गुंडा पार्टी है। चलिए हमने मान लिया कि वो दंगाई है या गुंडा पार्टी थी, या तो हमने समझौता किया और शासक रहा नहीं रहा वो अलग है जी, लेकिन आप इसका जवाब देंगे कि आपने महबूबा मुफ्ती जिसने अफजल को कहा था कि ये तो शहीद है हमारे और उनके साथ साल भर गलबैया किए, इसके बारे में कुछ कहेंगे जैन साहब? तो आपका तो ये भूख, आपकी सत्ता की भूख किस तरह है कि आपके 2 जिला पंचायत सदस्य मिलते हैं, 2 बीडीसी मिलते हैं, 2 एमएलए जहां मिलते हैं वहां भी आप सत्ता पे काबिज हो जाते हो। लोकतंत्र की हत्या करके जैन साहब, आपको याद होगा मणिपुर की घटना, आपको याद होगा गोवा की घटना, आपको याद होगा त्रिपुरा, कई राज्यों में आपने 2-2, 4-4 विधायक लेकर के और सत्ता को किस तरह से, निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि जब लोकतंत्र की हत्या होती है तब छोटे दल की सरकार बनती है किसी भी राज्य में, और ये काम आपने करने का बखूबी जो है अंकगणित बहुत बढ़िया समझ लिया है। उसका कारण है कि आप राजभवन का दुरुपयोग जो है करने से भी नहीं सकते हैं। राजभवनों में अपने आरएसएस के लोगों को बैठा रखे हैं आप, और वहां ये ध्यान नहीं देते हैं आपकी कैसे इस तरह से जनता ने आपके विपक्ष में वोट दिया और सरकार आपकी बनती है। ये आप दूसरे को नसीहत देने के बजाय आप खुद अपने अंदर झांकेंगे तो आपको पता चलेगा इस चीज को। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबसे पहले जो बात करने आए हैं उस विषय पे अगर बात करें तो आज किसानों के लिए क्यों नहीं अनाउंसमेंट आप कर देते हो कि किसान की जो मांग है वाजिब मांग है कि नहीं है? चलिए केसी जैन जी जवाब दीजिए। किसानों को लेकर तमाम पार्टियां घेरने को तैयार है, इनका कहना है कि प्रदेश में कृषि कानून जो 3 बनाए गए हैं वो लागू ही ना हो। किसानों के मामलों में बीजेपी सरकार फेल रही है, ये राजीव जी भी कह रहे हैं, डॉक्टर आरिफ उस्मानी भी कह रहे हैं, और कांग्रेस से जुड़े हुए सचिव जी वो भी कह रहे हैं। आप जवाब दीजिए केसी जी को जल्दी से। जो छद्म किसान है जी, और खास करके जो ये कांग्रेस, बसपा और
समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार से आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को घेरने के लिए आलू किसान के नाम पर समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे ट्रकों में आलू ला करके और विधानसभा के सामने डाल दिया था। अरे सुन लीजिए राजू जी, सुन लीजिए राजू जी, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, हो अल्लाह मत करिए। देखिए, आप समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हैं, इसका मतलब नहीं आप समाजवादी पार्टी बन जाए। समाजवादी पार्टी मत बनिए, समाजवादी पार्टी न बनिए, समाजवादी पार्टी मत बनिए, हो अल्लाह मत करिए। जवाब सुन लीजिए। चलिए, अब ये सार्थक चर्चा के लिए तैयार है बीजेपी, लेकिन हंगामा कितना होता है मॉनसून सत्र में देखने वाली होगी, क्योंकि तमाम पार्टियां सरकार को घेरने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए, समय की कमी के चलते। तो आपको बता दें, यूपी में मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन समाजवादी पार्टी बैलगाड़ी लेकर सरकार का विरोध करने पहुंची। ऐसे में भी देखना होगा कि मॉनसून सत्र में विपक्ष द्वारा कितना हंगामा किया जाता है, कौन कौन से बिल पास होते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कितनी बातचीत होती है और कितना कामकाज इस मॉनसून सत्र में होता है। तो फिलहाल चर्चा के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।